Welcome learners. Today's lecture is part of our course MHI 108 Environmental Histories of the Indian Subcontinent. In this course we have a unit or section on riparian, deltaic and doab. So today we are going to discuss with you various dimensions of riparian, deltaic and doab regions, and in what ways these landscapes have been important in shaping the trajectory of history in the Indian subcontinent. And when I say riparian or deltaic or doab, all these are basically waterscapes related to water and the adjoining landscapes. तो जब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं राइपेरियन की, तो हम लोग को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम लोग जिस लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, जिस भूदृश्य की बात कर रहे हैं, उसके अंदर पानी की जो गहरी भूमिका है, वाटर प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड वी ऑल नो इन द ह्यूमन लाइफ वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, especially when it comes to agrarian civilization, agrarian societies, then water becomes very important component. To locate the significance of water in historical development, particularly with reference to Indian subcontinent, we will be focusing today on riparian. Subsequently, I will be dealing with deltaic and then the doab regions. When we say riparian, it's basically primarily used in the context of river or river valleys. Lekin, what we need to understand, river valleys in arid landscape is a different kind of waterscape, but river valleys or the flow of rivers in thickly evergreen forest is a different kind of landscape. Though both are catered by the rivers, दोनों में नदी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है. या यूँ मैं कहूँ कि एक बड़ी झील के किनारे का जो इलाका है, झीलें बड़ी आपके रेगिस्तान में भी हो सकती हैं. यू हैव सांबर की बड़ी लेक, दो इट्स सॉल्टी, इट्स ब्रैकिश, बट लेक बड़ी है. ऐसी डीडवाना की भी लेक है, एंड देयर आर अदर फ्रेश वाटर लेक्स एज वेल. सो राइपेरियन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, सो हम लोग उन वाटर बॉडीज़ की बात कर रहे हैं जो आपको इनलैंड दिख रही हैं. मैं बात और ज़्यादा समझाने के लिए मैं जो बाकी दो शब्द यूज़ किए हम लोगों ने, उससे आपको समझा पाऊँगा. दोआब, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, दो आब, आब मतलब नदी, दो मतलब टू. तो द प्लेस विच इज़ catered by or which is inundated by or which is supported by two rivers is Doab. Similarly, we have Punjab, where 5 rivers inundate that area. So Punjab in that sense is used. So हम लोग यहाँ पे वाटर स्केप या वाटर से जुड़ा हुआ जो लैंडस्केप है, उसके कॉन्टेक्स्ट में राइपेरियन जो नदी किनारे की बातचीत हो रही है, दोआब भी नदी किनारे है, बट दो नदियों के बीच का हिस्सा है या दो नदियों से जो कैटर हो रहा है. सो उसमें डिस्टिंक्शन उन्होंने इसलिए किया कि अभी जब हम लोग आगे बात करेंगे देन यू विल रियलाइज कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन दोआब इज ऑफ अ डिफरेंट कैरेक्टर, और उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, उसकी अपनी एक भूमिका रही है. हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जानते होंगे आमतौर के ऊपर रायचूर दोआब वॉज हाईली कंटेस्टेड बिटवीन द विजयनगर एम्पायर एंड द बहमनी सुल्तान्स. ऐसे ही जो दोआब रीजन रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी बहस रही है. एंड देन द डेल्टा. Delta is also very important source of human settlement, of very important places of human settlement. वहाँ के ऊपर human settlement आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है. डेल्टा आमतौर के ऊपर जहाँ पे नदी समुद्र में मिलती है, उस लैंडस्केप को या उस वाटरस्केप को कहते हैं. हम अभी जो बातचीत करने जा रहे हैं वो राइपेरियन की बात कर रहे हैं. इसके ऊपर इसलिए भी बात करना ज़रूरी है कि जो हमको फर्स्ट एविडेंस इन इंडिया ऑफ अर्बनाइजेशन मिलती है, हिंदुस्तान में जो शहरीकरण की जो पहली एविडेंस हमको मिल रही है, वो नदी किनारे के सेटलमेंट्स में देखने को मिलती है, प्राइमरली जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं या सिंधु नदी घाटी सभ्यता. हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, बट उसके पहले ये बात आपसे चर्चा करना ज़रूरी है कि जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि जो नदी के सहारे जो लैंडस्केप डेवलप हो रहा है वो थिकली फॉरेस्टेड भी होता है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा मिड गंगा का पूरा जो बेसिन है इसके अंदर थिकली फॉरेस्टेड है. आप आज भी हस्तिनापुर से चलना शुरू कीजिए, हरिद्वार से चलना शुरू कीजिए एंड गो टू ट्रेवल करते चले आइए कन्नौज होते हुए, दोनों तरफ बड़े बड़े फॉरेस्ट मिलेंगे आपको. थोड़ा इलाका नदी का फैलेगा, उसके बाद आपको बड़े बड़े फॉरेस्ट मिलेंगे. बट कंपेयर दिस विद द सिंधु घाटी. सिंधु घाटी के अंदर जब नदी रेगिस्तान के पास से बह रही है तो उसके आसपास का इलाका तो इनंडेट हो रहा है, वो तो जब बाढ़ आ रही है तो उसका पानी फैल रहा है और उस पानी के संग साद फैल रही है, बट द रिमेनिंग एरिया इज़ नॉट दैट थिकली फॉरेस्टेड. सो हम
दोनों किस्म के जो लैंडस्केप्स हैं उनके बारे में बातचीत आपसे यहाँ कर रहे हैं। बट आज मैं प्राइमरली फोकस करूँगा जो लोकेशन आपको देखने को मिलती हैं सेम एरिड कंडीशंस के अंदर, इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी चर्चा करूं। उसके पहले थोड़ा सा राइपेरियन के संग आपसे ये भी बताने की कोशिश करूंगा, या आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज थे अलोंग द रिवर्स, जिसको हम कह सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट रहे हैं, वो दे वर नॉट ईजी टू क्रॉस ट्रांजेंट। आप उनको आसानी से पार नहीं कर सकते थे, दे वर वेरी थिक। वो जो थिकली फॉरेस्टेड, जो बहुत घने जंगल थे, उनको पार करना आसान नहीं था। इसकी एविडेंस हमको काफ़ी पहले से मिल रही है। मतलब अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखना चाहें तो ऋग्वेदिक काल से हमको काफ़ी ज़्यादा एविडेंस इस तरीके के जंगलात की, इस तरीके के जंगल की देखने को मिलने लग जाती है। और ये जो हमको एविडेंस मिल रही है, ये हमको एपिग्राफिकल भी मिलती है और लिटरेरी भी मिलती है। एपिग्राफिकल का मतलब है अभिलेखी, उसके अंदर अभिलेख मिलते हैं हमको। हो सकता है स्टोन के ऊपर लिखे हुए मिल जाएं, या कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिल जाएं, या उसकी चर्चा हमको साहित्य में देखने को मिलती है, लिटरेरी एविडेंस मिल रही हैं। बाद में किसी और कॉन्टेक्स्ट में आपको इसकी यूनिट मिलेगी, इसके अंदर हम लोग बातचीत की है अरण्य, जंगल और सेटलमेंट, ग्राम्य जीवन। तो ये दोनों जो हैं ये भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया, इनको क्रॉस करना आसान नहीं था। शायद यही एक बहुत बड़ी वजह रही है कि ये जो नदी मार्ग थे, ये यातायात के प्राइमरी सोर्स हुआ करते थे, प्राइमरी रूट हुआ करते थे। आप चाहे ह्वेनसांग को पढ़ लीजिए, या आप उसके बारे में 17th-18th सेंचुरी जो ट्रेवलर्स हैं, मानुसी को देख लीजिए, बर्नियर को देख लीजिए। इन सब ट्रेवलर्स ने आमतौर पे ये कहा है कि हिंदुस्तान के जंगल काफ़ी घने हैं, और वो जो जंगल हैं उनको क्रॉस करना आसान नहीं है। इसीलिए उनमें से ज़्यादातर ने, जब थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, जो नदी की घाटियाँ रही हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, और ऊपर से लेकर के और नीचे जब वो समुद्र में मिलने जा रही हैं, तब तक आमतौर के ऊपर जो ट्रेवल हो रहा है वो अलोंग द रिवर हो रहा है, नदी के किनारे किनारे हो रहा है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये वो इलाका है जो फॉरेस्ट से खुला हुआ है। फॉरेस्ट की और बहुत सी अवधारणा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, हमारी एक पूरी यूनिट फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन के ऊपर, उसमें हम लोग इसकी चर्चा ज़्यादा गहर तौर पे करेंगे। अभी जो हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब इंडस की बात करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि देयर आर अदर काइंड्स ऑफ राइपेरियन लैंडस्केप्स, और उनमें से एक वो है जिनको हम लोग कहते हैं जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज रहे हैं, मिड गंगा बेसिन का जो पूरा इलाका रहा है। मैंने भी कहा था ह्वेनसांग के लिए उसको क्रॉस करना मुश्किल है। सिमिलरली लेटर जो ट्रेवलर्स रहे हैं उनके लिए भी उस इलाके को क्रॉस करना, उससे निकलना उतना आसान नहीं रहा है। बट दीज लैंडस्केप्स वर हाईली फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं, और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने की वजह से यहाँ सेटलमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा बनी रहीं, और सघन काफ़ी डेंस सेटलमेंट इस इलाके में डेवलप हुए सब्सिक्वेंटली। और वो क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि आप एमए के स्टूडेंट हैं, बट मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर में आपसे। अभी जो मैं आपके संग बार बार हम लोग जिस बात के ऊपर हैम्पर कर रहे हैं, जिस बात पे जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ, इज सिंपली दैट one should not equate riparian waterscape solely with the arid landscape. They should understand there are other kinds of landscapes where riparian plays very important role. और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और अब मैं आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। अभी तक की एविडेंस के हिसाब से जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता हम कहते हैं, ये सभ्यता ब्रॉन्ज एज है, कांस्य युगीन है। इस युग में लोहे का इस्तेमाल देखने को प्राय नहीं मिलता, और उसके अपनी इम्प्लीकेशन जिसकी बारे चर्चा हम लोग करते रहे और आपने पढ़ा भी होगा। बट यहाँ पे ये बात जोर दे के इसलिए भी कहनी ज़रूरी है कि आमतौर के ऊपर इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि इन द अब्सेंस ऑफ आयरन टूल्स, आयरन टेक्नोलॉजी, लोहे के बने हुए उपकरण और हथियार और औजारों की अनुपस्थिति में उस वक्त के लोगों के लिए बड़े जंगल, घने जंगलों को काट करके सेटलमेंट करना आसान नहीं। इसीलिए हमें शुरुआती दौर का सेटलमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम कांस्य युग सेटलमेंट कह रहे हैं, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेटलमेंट्स कह रहे हैं। वो सेटलमेंट हमको सेमी एरिड लोकेशन के अंदर देखने को मिलते हैं प्राइमरली। देयर आर एक्सेप्शंस, देयर आर वेराइटी ऑफ अर्बन सेटलमेंट ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, रेंजिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू गुजरात। सो अलग अलग लैंडस्केप में डेवलप कर रहे हैं। बट जो मेजर सेटलमेंट्स हम लोगों ने पाए हैं वो बेसिकली सेमी एरिड लोकेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो नदी किनारे सभ्यताएं विकसित हुई, इसके अंदर इनंडेशन एग्रीकल्चर ने बहुत गहरी भूमिका अदा की। इनंडेशन एग्रीकल्चर क्या, उसकी चर्चा हो रही अभी करने जा रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ जो चीज़ मैं कह रहा था, जो आपको आपसे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था, कि इन इलाकों में ज़्यादा घने जंगल नहीं थे।
शायद ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि जो यहाँ के अर्बन सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके अंदर जो बेसिक मटेरियल यूज़ किया गया है वो प्राइमरली सन बेक्ड ब्रिक्स हैं। उसके अंदर उतना आपको लकड़ी देखने को नहीं मिलती है। वैसे भी लकड़ी पेरिशेबल मटेरियल है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्वाइव नहीं की हो। लेकिन जो मकान हमें देखने को मिलने का जो बेसिक ढांचा देखने को मिल रहा है, उसके अंदर सन बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल बहुत देखने को मिल रहा है। तो लकड़ी के ऊपर उनकी डिपेंडेंस कम थी, या लकड़ी की अनुपलब्धता होने की वजह से, रिलेटिव रिलेटिव एब्सेंस की वजह से, there was no other alternative but to go for other kinds of material for construction purposes. And sun baked bricks were one of the important component or important supplement or important alternative for construction activities. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए जो अगली बात हम लोग के लिए ज़रूरी है, जिसको हम इनंडेशन एग्रीकल्चर कह रहे हैं, उसको समझाना चाह रहा हूँ मैं आप। हिमालय की नदियों की एक खूबी रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रही है हिमालय की नदियों की, कि उनके जो बारिश में पानी आता है, जो पानी बह करके उनके अंदर आ रहा है, वो जो कि पहाड़ों से उतर रहा है, सो पहाड़ों से सेडिमेंट कैरी कर लेता है। और उस सेडिमेंट की वजह से जब वो सेडिमेंट फैलती है तो बहुत फर्टाइल, बहुत उपजाऊ ज़मीन को निर्माण कर देती है। इट क्रिएट्स अ वेरी गुड फर्टाइल लैंड। और जब बाढ़ में वो पानी फैलता है अपने किनारों से, जिसको हम इनंडेशन एग्रीकल्चर कह रहे हैं, कि जब वो पानी फैला तो उसने यहाँ से वहाँ तक के एक बड़े लंबे पट्टी को पानी से आच्छादित कर दिया। इट कवर्स द लैंड, एंड व्हेन इट कवर्स इट ऑल्सो स्प्रेड्स द सेडिमेंट्स। जो साद लेके आए हैं, जो मिट्टी के अंदर मिनरल्स आ रहे हैं, जो कण आ रहे हैं, नदी को, पहाड़ को काट के बह के आने की वजह से उन सेडिमेंट्स का फैलाव हो जाता है एक बड़े इलाके में। सेम एरिड लोकेशन के अंदर, चूँकि जंगल उतने ज़्यादा नहीं है, तो जब पानी फैलता है तो एक बड़ी लैंड आपको उपलब्ध करा देता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। आपको खेती के लिए बहुत बड़ी भूमि देखने को मिल जाती है और उसके ऊपर आप खेती कर सकते हैं। ये जो बड़ा भूमि का विस्तार आपको देखने को मिलता है, जिसके ऊपर बाढ़ का पानी फैल जाता है, ये जब बाढ़ का पानी रिट्रीट करता है, व्हेन इट गोज बैक, जब बाढ़ खत्म होती है, लेकिन पानी तो उतर जाता है, लेकिन वहाँ पे उसके संग आई हुई साद जो है, जो सेडिमेंट्स हैं, वो फैल जाते हैं। एंड दिस सेडिमेंट्स मेक दैट लैंड वेरी वेरी फर्टाइल। अर्थात फर्टिलिटी का ये जो पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ द राइपेरियन कैरेक्टर ऑफ द लैंडस्केप, जिसकी वजह से यहाँ पे आप एक बड़े फैलाव के अंदर पानी पाते हैं, और उस पानी के सूखने के बाद, या पानी के उतरने के बाद, या बाढ़ के कम होने के बाद जो ज़मीन आपको उपलब्ध होती है, वो ज़मीन मूलतः बहुत फर्टाइल है। अब मैं फिर जोड़ता हूँ कांस्ययुगीन सभ्यता को इनंडेशन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, एंड दीज आर बेसिक प्रपोजिशंस। ये एक पॉस्टुलेट, एक तरीके की अवधारणा, एक तरीके से समझाने की कोशिश है कि किस तरह की खेती हमें देखने को मिलती है। मैं अपनी बात को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूं, तो आपको इसको रिलेट करने में आसान होगा। आमतौर पर शुरू पे ब्रिटिश अधिकारियों ने यह कहा था कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो अपनी खेती के अंदर हल्के हल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की फर्टिलिटी कम है। दिस इज़ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। लेकिन जो अंग्रेज़ या विदेशी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं समझ रहे थे कि हिंदुस्तान में चूँकि एग्रीकल्चर इनंडेशन एग्रीकल्चर है, चूँकि नदी का पानी आके फैल रहा है, और फैलने की वजह से सेडिमेंट फैला दे रहा है, और फिर वो रिट्रीट कर जा रहा है, तो ज़मीन आपको मिल जा रही है खेती के लिए। ऐसे सेडिमेंट वाली ज़मीन के अंदर आपको बड़े गहरे हल चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल है इट्स ऑन द टॉप, ज़मीन के अंदर नहीं है। अनलाइक यूरोप, जहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से उनको पूरी पूरी मिट्टी पलटनी पड़ती जिससे उसकी नमी कम हो जाए। उनकी मजबूरी थी गहरा हल चलाएं। जैसे गहरा हल चलाएंगे तो मिट्टी पलटेगी, जब पलटेगी तो उसके अंदर जो नमी भरी हुई है, जो बीजों को ख़त्म कर देती है, उस नमी की मात्रा कम करने के लिए उनको गहरे हल चला के ज़मीन को पलटना पड़ता था। बट हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली राइपेरियन एरियाज़ के अंदर जो खेती हो रही है वो इनंडेशन एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर आप सिंपल छड़ी के संग ज़मीन के ऊपर छेद करते चलिए और एक एक बीज डालते जाइए, आपके खेत की शुरू हो जाएगी, आपकी पैदावार तैयार हो जाएगी। इसलिए क्योंकि यहाँ के ऊपर जो सॉइल की फर्टिलिटी है इट्स प्राइमरली ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल। सबसे ऊपर की जो तय है वो सेडिमेंट से भरी हुई है, और जिस सेडिमेंट के अंदर आप फर्टिलिटी पाते हैं, इसके सहारे आप ज़्यादा अच्छा उत्पादन कर सकते हैं।
मतलब ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के अंदर जो खेती हो रही है, जिसको हम इनंडेशन एग्रीकल्चर कह रहे हैं, वो बाढ़ में आई हुई साद के फैल जाने का इस्तेमाल करके हो रही है। अगर आप गहरी खुदाई कर देंगे तो नीचे की जो फर्टाइल अनउपजाऊ भूमि है वो ऊपर आ जाएगी। अगर आप खाली सतह के ऊपर करेंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ सतह के ऊपर छेद करना है और उसके अंदर बीज रखते चले जाना है, आपको बहुत गहरे हल चलाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात कि ये जो प्रोसेस आपको खेती का दिख रहा है, ये उस वक्त का है जब आम तौर के ऊपर ऐसा माना जाता है कि लोहे के उपकरण नहीं मौजूद हैं। ये निगेटिव पॉइंट के रूप में हिंदुस्तान की खेती के बारे में, हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता था, जब तक ये बात लोगों की समझ में नहीं आई और हिस्टोरियंस ने ये प्रूफ नहीं किया कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर यू डोंट नीड हैवी एंड डीप प्लो। इस इलाके की खेती के अंदर आपको तो जो ज़मीन की सतह है उसके ऊपर छड़ी हटा के बोते जाइए और आप उसके अंदर फसल आसानी से बो सकते हैं। तो ये जो खेती का कैरेक्टर है, ये अलग तरीके से जो सिविलाइजेशनल ग्रोथ है उसको डिफाइन करता है। बट फॉर इन्वायरमेंटल हिस्टोरियन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि जो राइपेरियन इलाके की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को किस तरीके से हार्नेस किया गया है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है, और इस्तेमाल करके उसके सहारे उन्होंने उस ज़मीन को फर्टाइल बनाते हुए अपनी खेती के हिसाब से तैयार कर लिया। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि खाली जो खेती हो रही है वो इनंडेशन एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। इंटीरियर में भी खेती हो रही है और इंटीरियर के अंदर खेती आसानी से की भी जा रही है, लेकिन आपको उस तरीके से खेती के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ रही है डीप फ्लो की, जैसी आपको यूरोप के अंदर पड़ सकती थी। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इल्ज़ाम जो भारत की खेती के ऊपर बार बार लगता रहा है, वो इल्ज़ाम अपने आप में हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन के अंदर टेनेबल नहीं है। और जो हमारे राइपेरियन लैंडस्केप का कैरेक्टर है, उस राइपेरियन लैंडस्केप के कैरेक्टर के अंदर ये बात साफ तौर पर समझ में आती है कि नदी के अंदर जो नदी के बहाव के संग जो पानी बह करके आ रहा है, हमको उसका इस्तेमाल करना होगा। ये बात और आपको ध्यान में रखने वाली है कि ये जो खेती हो रही है, ये खेती इतनी फर्टाइल है, इतना सरप्लस जनरेट कर रही है कि आप इस इलाके के अंदर अर्बन सेटलमेंट की ग्रोथ पाते हैं। ये बात मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अर्बन सेटलमेंट की ग्रोथ के लिए सरप्लस जनरेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक खेती के अंदर सरप्लस नहीं जनरेट होगा, अधिशेष नहीं बचेगा, तब तक अर्बन सिविलाइजेशन को डेवलप करना आसान नहीं होगा। क्योंकि जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, उनके लिए आपको सरप्लस चाहिए, और वो सरप्लस आपको तब तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जब तक आप खेती के अंदर इस्तेमाल जो है उसको बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसी बात को और आगे आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जो सरप्लस हम जनरेट कर रहे हैं, ये सरप्लस एक रूलिंग एलिट के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस सरप्लस के सहारे जो स्पेशलाइजेशन क्राफ्ट है, जो क्राफ्ट का विशेषीकरण हो रहा है, और जिसके सहारे आप एक ऐसी पॉपुलेशन को सस्टेन कर रहे हैं जो डायरेक्ट प्राइमरी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट प्राइमरी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब खेती जो है वो प्राइमरी प्रोडक्शन है। विद द जनरेशन ऑफ सरप्लस आपके पास अब एक अर्बन पॉपुलेशन को सस्टेन करने की ताकत भी आ रही है। वो अर्बन पॉपुलेशन, वो नगर की जनता जो खुद अपने लिए भोजन का उत्पादन नहीं कर रही है, विच इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग फॉर इटसेल्फ। सो ये जो अर्बन कैरेक्टर ऑफ सिविलाइजेशन है, it is possible only when you are in a position of generating or creating surplus. A surplus which can take care of a large section of population which is not directly related with the primary agrarian production. Which means जो आपका सभ्यता का विकास हो रहा है, जो कल्चर के सहारे धीमे धीमे सभ्यता का विकास हो रहा है, उसके अंदर राइपेरियन लैंडस्केप की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है शुरुआती दौर के अंदर। खेती इन द एब्सेंस ऑफ आयरन टूल्स, आयरन टेक्नोलॉजी आपकी कांस्य युगीन टूल से हो रही है। आपको ज़्यादा गहरे खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप इनंडेटेड लैंड के ऊपर खेती कर रहे हैं, या जो झील के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, एंड व्हेन इट रिट्रीट्स इट लीव्स अ वेरी फर्टाइल प्लेन, और जिसके अंदर आप बहुत आसानी से एक हो के सहारे, एक छोटी सी छड़ी के सहारे बीज बोते हुए
खेती कर सकते हैं। और फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी है कि आप यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट की ग्रोथ भी पा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसके न्यूएंसेस समझ में आएंगे। न्यूनिस का कहना है, विजयनगर एम्पायर में न्यूज़ घूम रहे हैं, ट्रेवलर हैं, उनका ये कहना है कि जितने बड़े इलाके में कावेरी डेल्टा में एक हाथी बैठता है, उतनी सी भूमि से इतना उत्पादन हो सकता है कि एक पूरा का पूरा परिवार अपने लिए साल भर का भोजन निकाल सके। विच मीन्स द लैंड इज़ वेरी वेरी फर्टाइल। और ये लैंड कौन सी है? राइपेरियन लैंडस्केप वाली लैंड है, राइपेरियन वाटर स्केप वाली लैंड है। यहाँ के ऊपर उत्पादन की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। अब इसका दूसरा डायमेंशन मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि न केवल खेती के लिए नदी का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि व्यापार के लिए, व्यापारिक मार्गों के लिए, यातायात के लिए भी जो नदियाँ हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो राइपेरियन कैरेक्टर ऑफ द लैंडस्केप है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द शेप ऑफ अर्ली सिविलाइजेशनल ग्रोथ इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके अंदर अलग अलग नदियाँ हैं, अलग अलग नदियों के ऊपर अलग अलग समय के ऊपर आपको अर्बन सेटलमेंट या ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अर्बन सेटलमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, दे आर हाईली सोफिस्टिकेटेड। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा परिष्कृत ज्ञान का इस्तेमाल किया जा रहा है या काफ़ी ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो शहरों का विन्यास है, जो अर्बन मॉर्फोलॉजी है, इट्स वेरी क्लियरली डिफाइंड विथ वेरी गुड वाटर ड्रेनेज सिस्टम, कि जो पानी के निकास की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी बनाई गई है। विच मीन्स दे आर अवेयर and they have the resources and they have the manpower to create such a massive sophisticated urban settlements, जो आज भी उदाहरण के लिए दुनिया भर को दिखाए जाते हैं। हम जो बात यहाँ कर रहे हैं कि इस इमर्जेंस के अंदर, इस क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी भूमिका बड़ी गहरी रही है। अर्थात जो राइपेरियन कैरेक्टर ऑफ लैंडस्केप है उसने बड़ी गहरी भूमिका निभाई है इन शेपिंग द कैरेक्टर ऑफ अर्ली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन सेमी एरिड लोकेशंस अलोंग द रिवर कोर। तो नदी के किनारे जो विकास हुआ है उसने बड़ी गहरी भूमिका अदा की हुई है। जब हम आपसे कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड अर्बन सेटलमेंट, तो हम ये भी बात आपसे कह रहे हैं कि ये अर्बन सेटलमेंट जिस इलाके में ग्रो कर रहे हैं उस इलाके के बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। बात ध्यान रखनी होगी कि कोई भी अर्बन सेटलमेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है। इट डिपेंड्स, इट रिलाइज अपॉन द एग्रेरियन लैंडस्केप अवेलेबल टू कैटर टू दीज अर्बन सेटलमेंट्स। आपके ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर जब फॉसिल फ्यूल ड्रिवन गाड़ियाँ नहीं हैं कि 100 किलोमीटर एक घंटे में चली जाती हों, उस वक्त के अंदर आपका जो खेती का कैरेक्टर है वो इस तरीके का हो, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कैरेक्टर इस तरीके का हो कि आप अर्बन सेटलमेंट को सस्टेन करने लायक रिसोर्सेज जनरेट कर पाएँ और अवेलेबल कर पाएँ। अगर आप बहुत बड़ी भूमि के ऊपर बहुत कम खेती कर रहे होंगे तो वो वायबल नहीं बचेगी। बट राइपेरियन इलाके के अंदर, राइपेरियन सेटलमेंट के वाटर स्केप के दौर इलाके में, राइपेरियन लैंडस्केप के इलाके के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है ज़मीन की कि वो एक लार्ज अर्बन पॉपुलेशन को सस्टेन करने की ताकत रखती है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज़ कि जो अर्बन सेटलमेंट ग्रो कर रहे हैं, मैं उसके जो बाकी कैरेक्टर्स उनके ऊपर भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ। जिनका पॉलिटी का कैरेक्टर है या उनका रिलीजन का कैरेक्टर है, मैं उस पर भी आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जो यहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नदी के पानी के सहारे जो हिंदुस्तान की नदियाँ हैं उनका जो स्वभाव रहा है, जो उनका कैरेक्टर रहा है, उसमें ये निहित था कि वो इनंडेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे और उसकी वजह से एक सरप्लस जनरेशन होगा और जो मैसिव अर्बन सेटलमेंट को सस्टेन करने में हेल्पफुल भी होगा। जैसा मैंने मिड गंगा बेसिन के इलाके के लिए कहा था, वही मैं इस इलाके के लिए भी कह सकता हूँ कि ये नदियाँ न केवल स्रोत थी फॉर द वाटर, बट ये नदियाँ इस बात का भी स्रोत थी कि ट्रांसपोर्टेशन कितनी आसानी से हो सकता है। हमको इंडस वैली के ट्रेड रिलेशन के एविडेंस अफ्रीका से भी मिल रहे हैं, आप सबने पढ़ा होगा। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक्सपेंशन भी अलोंग द वाटर बॉडीज ज़्यादा आसान था, उनके सारे पहुंचना आसान था। चाहे व्यापारी आ रहे हों, चाहे सेना का मूवमेंट हो रहा हो, चाहे आम नागरिक जा रहा हो, वो पानी की उपलब्धता अपने लिए सिक्योर करता चलता है, उपलब्ध कराता चलता है। और अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए आगे प्रोग्रेस करना या वहाँ पर रह पाना आसान नहीं होता है। तो ये जो
राइपेरियन कैरेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, it deals not only with the agrarian settlement or agrarian growth or agrarian production, but it also deals with the growth of urbanization and related ancillary activities. अर्बन पॉपुलेशन का एक करेक्टर और इसके सहारे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो ये है कि आप अर्बन सेटलमेंट के अंदर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन का पूरा एक इलाका एक पूरा का सेगमेंट देखते हैं। और ये जो हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट है, इसके अंदर समाज का वो तबका लगा हुआ है जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर नहीं जुड़ा है। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि खेती का जो कैरेक्टर है वो सीजनल है, वो मौसमी है, चौबीसों घंटे 12 महीने नहीं चल रहा है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि कुछ समय ऐसा है जब आपको खेती में बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, बाकी समय आपके पास लीन पीरियड है। सो ये वो लीन पीरियड है या ये सरप्लस जनरेशन ड्यूरिंग दी एग्रीन प्रोडक्शन है विच सस्टेन्स अ पॉपुलेशन विच इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये जो राइपेरियन कैरेक्टर ऑफ लैंडस्केप है, ये काफ़ी गहरे तौर के ऊपर हिंदुस्तान की शुरुआती अर्बन सेटलमेंट्स को और शुरुआती हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को पहचानता है और उसके बारे में बातचीत करता है। इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।